कि जम्मू कश्मीर एक राज्य सिर्फ उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने हाथ में लिया था और उसे नासूर बनाकर छोड़ दिया था। ये नहीं किया, ये नहीं किया। अरे आपने 60 साल क्या किया? ये शहर वाले भी अजीज ही मिजाज रखते हैं, जहां दर्द हो कम वक्त वही हाथ रखते हैं। हर जवान को अब एक समान संबल मिलना ही चाहिए। श्रीमती कमलजीत सहरावत। मैं इस सदन में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 के समर्थन में खड़ी हुई हूं और मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि एक ऐसे विधायक पर जो न केवल प्रशासनिक सुधार बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना में एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल इंटरफॉर्मेशन का प्रतिनिधित्व करता है, आपने मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिनकी दूरदर्शिता, स्पष्टता और निर्णायक नेतृत्व के साथ इस अत्यंत आवश्यक सुधार को इस सदन में प्रस्तुत किया गया। माननीय सभापति महोदय जी, जैसा कि अभी मेरे लर्नर साथियों ने बताया कि 7 पुलिस फोर्स के बल इस देश में अलग अलग समय पर बने। 1949 में आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ का गठन हुआ, सीमा सुरक्षा के लिए 1965 में बीएसएफ का निर्माण हुआ, आईटीबीपी उच्च हिमालय सीमाओं की रक्षा के लिए 1962 में बनी और सीआईएसएफ औद्योगिक सुरक्षा के लिए 1969 में बनी। लेकिन समय के साथ साथ और खासकर 1990 के बाद जब देश में एक अलग तरह के नेगेटिव पावर ने सिर उठाया और आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सल जैसी समस्याएं इस देश में उस समय की सरकार की विफलता से बढ़ी, उस समय पर यह स्पष्ट हो गया कि फ्रेगमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर इन सारी समस्याओं की सुरक्षा चुनौतियों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। माननीय सदन से आज मैं ये प्रस्तुत बिल में कहना चाहती हूं कि दशकों के अनुभव से कुछ प्रमुख समस्याएं सामने आई। अलग अलग भर्ती प्रणालियां थी जिसमें असमानता थी, पदोन्नति और सेवा शर्तों में भिन्नता होने के कारण ऑफिसर्स के बीच में असंतोष था, कैडर मैनेजमेंट का फ्रेगमेंटेशन जिससे कि ऑप्टिमल डेवलपमेंट में बाधा हो रही थी, इंटरफोर्स कोऑर्डिनेशन की कमी थी और आईपीएस डेपुटेशन और सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स के बीच में इम्बैलेंस था। महोदया, पहले भी कई समितियों ने जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया कि सीएपीएफ के प्रोफेशनल, इंटीग्रेटेड और प्रोफेशनल ड्राइव फ्रेमवर्क को सुधार की आवश्यकता है। ये विधायक एक यूनाइटेड लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्ट को स्थापित करेगा। स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट आर्किटेक्ट से अब ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए एक समान मेरिट बेस्ड और सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम स्थापित होगा। पहले हम देखते थे कि सीआरपीएफ और बीएसएफ के चयन के मानक अलग अलग थे, तो अब एक समान गुणवत्ता के अधिकारी इन सभी बलों में एक साथ आएंगे। यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन से प्रमोशन, पोस्टिंग, टेन्योर और कैरियर प्रोग्रेशन के लिए एक समान फ्रेमवर्क होगा। पहले एक अधिकारी जब एक फोर्स जैसे कि वो आईटीबीपी से सीआईएसएफ में डेपुटेशन पे जाता था तो महोदय उन्हें नई सर्विस रूल के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब सीमलेस मोबिलिटी और प्रिडिक्टेबल कैरियर पाथ होगा जो सबके लिए आसान होगा। सेंट्रलाइज्ड कैडर मैनेजमेंट सिस्टम से एक यूनिफाइड कैडर अथॉरिटी होगी जो सभी ग्रुप ए ऑफिसर्स का स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट निश्चित करेगी। अब यदि किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अचानक स्थिति बिगड़ती है तो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक डिप्लॉय के जल्द से डिप्लॉय वहां पर किया जा सकेगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल, कॉन्टिन्यूअस अपस्किल और मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस के अनुरूप प्रशिक्षण होगा और इससे सबको बहुत लाभ होगा। जैसे कि
इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक की स्थिति में सीआईएसएफ के अधिकारी को एडवांस टेक्निकल प्रशिक्षण मिलना आवश्यक है और जो अब इस बिल के माध्यम से मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क होने से सबके रोल क्लियर होंगे, डिफाइंड होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिफॉर्म डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म होगा। इससे कमांड में क्लैरिटी होगी, फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी और अथॉरिटी में मिसयूज कम होगा। सभापति महोदया, ये विधेयक केवल एक नियम नहीं है, बल्कि ये एक बदलता हुआ परिणाम है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे बेहतर कोऑर्डिनेशन और फास्टर रिस्पॉन्स होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑप्टिमिज्म से केवल सही अधिकारी एक जगह पर नहीं, सही स्थान पर उपस्थित उनको डिप्लॉय किया जा सकेगा। स्पष्टता और न्याय संगत होगी और सर्विस कंडीशन में इससे मॉरल बूस्ट होगा और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि इंटीग्रेटेड रिस्पांस मैकेनिज्म इस माध्यम से बनाया जाएगा। अध्यक्षा जी, जहां नियम बिखरे हो वहां व्यवस्था कमजोर होती है और जहां व्यवस्था मजबूत हो वहां सुरक्षा मजबूत होती है। इसीलिए जहां पहले फ्रेगमेंटेड सिस्टम था, अब यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क होगा। पहले जहां भर्ती अलग अलग मानक पर थी, अब एक समान होंगी। पहले जहां शर्तें अलग अलग असमान थी, अब यूनिफॉर्म होंगी। इससे पहले कैडर मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज था, अब सेंट्रलाइज होगा। कोऑर्डिनेशन लिमिटेड था और अब इंटीग्रेटेड होगा। इस विधेयक का बहुत स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट अब हमारे देश पर होगा। हमारी आंतरिक सुरक्षा को फोर्स सेंट्रिक से सिस्टम सेंट्रिक बनने में मदद मिलेगी और हमारी सीएपीएफएस अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होंगी, आइसोलेटेड नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड होंगी, ट्रेडिशनल नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी होंगी। मैं गृह मंत्री जी के प्रति आभार प्रस्तुत करती हूं, जिन्होंने इस विधेयक से सरकार केवल समस्याओं का प्रबंधन नहीं कर रही, बल्कि ये दिखाया कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से स्थायी समाधान दे रही है। महोदया जी, अभी मेरे सामने से मेरे सीनियर और पुलिस की एक बड़े ऑफिसर के रूप में जिन्होंने सेवाएं दी, मीना जी ने कुछ बात कही। उन्होंने कहा कि पीड़ित होकर हमारे फोर्स के लोग कोर्ट गए, तो ये पीड़ा किसने दी? ये पीड़ा तो इन्हीं के समय पर जो सरकार थी उसने दी। इन्होंने कहा कि 1939 में क्राउन रूल बनाया गया, लेकिन उसको 1949 में चेंज करके भारत के हिसाब से उसको चेंज कर दिया गया। आज जब विपक्ष के नेता टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाते हैं, तो हमारी फोर्सेस का मोरल क्या रह जाता है? जिनके दामन में दाग वो हम पर सवाल उठाते हैं। तो कुछ सुझाव, कुछ कमी इन्होंने बताई नहीं इस बिल के अंदर, सिर्फ कहा है कि जेपीसी में भेजना चाहिए। बहुत अच्छा होता अगर यहाँ पर भी कुछ कंक्रीट सुझाव दिए जाते। इन्होंने अपनी सरकार का जिक्र किया, लेकिन ये भूल गए कि जब इनकी सरकार सत्ता में थी तब एक नारा पूरे देश में कह दिया गया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और आज के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जो आज सरदार पटेल जी की बात कर रहे हैं, बता रहे थे कि किस तरह से सरदार पटेल जी ने देश को एक किया, वो ये कैसे भूल गए कि जम्मू कश्मीर एक राज्य सिर्फ उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने हाथ में लिया था और उसे नासूर बनाकर छोड़ दिया था। और इस नासूर को ठीक करने का काम भी वर्तमान के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी दीपेंद्र जी कह रहे थे ये नहीं किया, ये नहीं किया। अरे आपने 60 साल क्या किया? अब 11 सवाल में हमसे 11 साल के सवाल आप हमसे पूछते हैं। आप ही थे 60 साल, आप ही ने किया जो कुछ किया, हम तो उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय कहना चाहती हूं, जो अपने दौर में फैसले ले ना सके, वो आज दूसरों पे इल्जाम क्या लगाएंगे? जिनके हाथों में वक्त था बदलाव का, वो आज बस झूठ बोलकर नजर ही चुराएंगे। अभी मेरी साथी मोहित्रा जी ने बोला कि शहीदों को प्रणाम करना चाहिए, ये फोर्सेस देश की सेवा करती हैं, मानते हैं।
नमन करते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने भी नक्सल के खत्म होने का क्रेडिट इन फोर्सेस को दिया, क्योंकि गृह मंत्री जी योजना बना सकते थे, लेकिन इंप्लीमेंट का काम तो हमारी फोर्सेस ने किया है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं बंगाल की सरकार से कि 500 किलोमीटर का वो बॉर्डर क्यों नहीं बनाया जहां हमारी फोर्सेस स्टेक के ऊपर हैं। आज जब इंटरफोर्स में डेपुटेशन से अधिकारी जाएंगे जो उनकी सरकार को मजबूती से सामना करने के लिए खड़े हैं, तो आज उन्हें तकलीफ हो रही है। और बात भी सही है, ये शहर वाले भी अजीज ही मिजाज रखते हैं, जहां दर्द हो कमबख्त वही हाथ रखते हैं। तो इनके दर्द पर हाथ रखा गया है, इसलिए इनका दर्द बोल रहा है। आदरणीय महोदया जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि नींव मजबूत हो तो इमारत बुलंद होती है, और दूरदर्शिता से ही व्यवस्था प्रचंड होती है। आज ये संशोधन इंटीग्रेशन, प्रोफेशनलिज्म और अकाउंटेबिलिटी के विजन के साथ भारत की सुरक्षा संरचना को नई दिशा देगा। ये केवल एक कानून नहीं, बल्कि इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट 2 की नींव है। ये केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि हमारे सुरक्षा बलों को एक एकीकृत, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार करने का ढांचा है, जो जवान देश की सीमाओं पर कठिन परिस्थितियों में बिना किसी भेदभाव के कर्तव्य निभाते हैं, उन्हें एक समान, स्पष्ट, न्याय संगत व्यवस्था मिलनी चाहिए। अभी वीडी राम जी ने कहा कि ये पहले प्रैक्टिस थी, अब इसको ट्रांसपेरेंट करके बस लॉ बनाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ, सरहदों पर जो खड़े हैं वो इरादों से बहुत बड़े हैं। तूफानों से लड़कर भी अपने वादों पर अड़े हैं। उनकी हिम्मत को व्यवस्था का संबल मिलना ही चाहिए। हर जवान को अब एक समान संबल मिलना ही चाहिए। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी के इस दूरदर्शी प्रयास का समर्थन करती हूं, और यहां पर उपस्थित आदरणीय नित्यानंद राय जी, हमारे राज्य गृह मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि वे इस दूरदर्शी, तकनीकी रूप से सुदृढ़, राष्ट्रहित के अत्यंत महत्वपूर्ण बिल को लेकर आए। मैं इसका समर्थन करती हूं, और मैं सदन से प्रार्थना करती हूं कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाए। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।